हेलो एवरीवन। तो फिर से आज एक नए सेशन के साथ मैं रंजित सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा के अंतर्गत फिर से एक नए अधिनियम में प्रवेश किए हैं। और जो अगला अधिनियम हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के बाद 20 साल बाद फिर एक कानून ब्रिटिश संसद द्वारा लाया जाता है, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम को 1833 का चार्टर अधिनियम नाम दिया गया। 1833 में जो अधिनियम लाया गया और उसमें जो प्रावधान किए गए, बहुत सारी व्यवस्था को भारत में लागू किया। बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान आए, जो आप लोग जैसे कि बोर्ड में देख पा रहे होंगे। इन प्रावधानों को हम लोग समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें, बीच बीच में रिवीजन करें। बहुत इम्पोर्टेंस अधिनियम है ये, ठीक है। तो एक एक करके इनके प्रावधानों को देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। 1833 ईस्वी आते आते क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो व्यापार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे थे, ठीक है। भारत में जबरदस्ती खाद्यान्न फसलों के स्थान पर चाय की खेती वगैरह करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे, जिससे बहुत सारा विद्रोह पैदा हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम लाया गया और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ठीक है ना, कंप्लीट समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कंप्लीट समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो प्रश्न आंसर करेंगे 1833 का अधिनियम। अब ये एकाधिकार क्या था? हम लोगों ने देखा था कि 1813 के चार्टर एक्ट में चाय के उत्पादन पर और चीन देश के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास छोड़ दिया गया था। तो ज्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार पर भी और चीन देश के व्यापार पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया। और कंपनी जो है अब केवल ओनली वन एक प्रशासनिक संस्था और राजनीतिक संस्था बनकर रह गई भारत में। अब वो भारत में व्यापार पर फोकस करने का उसका जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। अब सारा व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले ली। कंपनी को अब एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बनाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था का दर्जा कब दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 का चार्टर अधिनियम करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय के उत्पादन से और चीन देश के साथ समाप्त कब किया गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम करेंगे, ठीक है ना। अगला जो प्रावधान था, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये गवर्नर जनरल का एक अपना ही इतिहास है। पहले केवल गवर्नर बन के आते थे, फिर बंगाल के गवर्नर बने, गवर्नर जनरल बने, अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन गए। अब जो गवर्नर जनरल 5 साल के लिए नियुक्त होकर आएगा वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था पूछा जाता है, तो आंसर में करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और इनका प्रमोशन हो गया भारत के गवर्नर जनरल पर। तो दो तरह से इनका प्रश्न आता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक करेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 15 जो हमारे वर्तमान संविधान में लागू है, उसके प्रावधान, जिसके तहत आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भारत में सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा भारत के लोगों के साथ में जन्म या जन्म के स्थान या लिंग, मतलब स्त्री पुरुष, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी तरह से आप भारत में किसी भी व्यक्ति को भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान जो है ये लाया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला जो प्रावधान है, इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ काउंसिल
जो 1773 के अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया था, को बोर्ड ऑफ काउंसिल के द्वारा पारित कानूनों को अब अधिनियम की संज्ञा दी गई। ठीक है, इससे पहले ये जो चार्टर एक्ट थे ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित होते थे, पर अब भारत में बोर्ड ऑफ काउंसिल भी जो कानून पारित करेगी वो भी अधिनियम कहलाएगी। हालांकि इन अधिनियमों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जरूरत पड़ने पर निरस्त किया जा सकता था। ठीक है, मतलब अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ काउंसिल की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर था। ठीक है ना, तो भारत में बोर्ड ऑफ काउंसिल को ही कानून बनाने का अधिकार अब दे दिया गया। अब ये बोर्ड ऑफ काउंसिल जो थी इस किस किस विषय पर कानून बना सकती थी, तो भारत के सभी स्थानों के लिए कानून बना सकती थी, सभी लोगों पर यह कानून बना सकती थी और सभी विषयों पर कानून बना सकती थी। तो बोर्ड ऑफ काउंसिल को किस अधिनियम के द्वारा भारत के सभी स्थानों, सभी लोगों, सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो 1833 का अधिनियम। ठीक है ना, और इस प्रकार कानून का केंद्रीकरण पहली बार किया गया। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी एक खास बॉडी को कानून बनाने का अधिकार देना। ठीक है ना, तो कानूनों का केंद्रीकरण भारत में किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में अगला जो प्रावधान था, बोर्ड ऑफ काउंसिल में एक चौथा सदस्य, इससे पहले बोर्ड ऑफ काउंसिल में 3 मेंबर होते थे, अब एक चौथा मेंबर आ गया, और वो मेंबर क्या था? विधिक सदस्य था, कानूनी सदस्य था। ठीक है ना, कानूनी सदस्य मतलब भारत में कानून को बनाने, कानून को लिखने के लिए, विधि का निर्माण करने के लिए एक विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, और पहला विधि विशेषज्ञ था लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, तो बोर्ड ऑफ काउंसिल में जो प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। और विधि सदस्य की नियुक्ति करने से के कारण भारत में एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है ना, तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत एक विधि सदस्य को जोड़ा गया बोर्ड ऑफ काउंसिल में, और उसके परिणाम स्वरूप विधि आयोग बना, मतलब लॉ कमीशन आया। लॉ कमीशन अब इसका काम था भारत में कानून का निर्माण करना, कह सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में जो कानून होगा किस टाइप का होगा। ठीक है, लास्ट जो प्रावधान था, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट लाने का अधिकार दिया गया। जानते हैं कि गवर्नर जनरल भारत की आज़ादी के बाद शिफ्ट हो गया भारत के राष्ट्रपति के रूप में, और भारत के राष्ट्रपति ही अभी उन्हीं के नाम से बजट पेश होता है। ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल को ही बजट पेश करने का अधिकार मिला 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रकार समझिए कि ये सारे जो प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं भारत में संवैधानिक विकास को प्रस्तुत करता है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा छीना गया? 1833 का अधिनियम। कंपनी को एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बनाया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के अधिनियम के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लागू किया गया और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार छीन लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर को। उसके बाद बोर्ड ऑफ काउंसिल के द्वारा पारित कानून को अधिनियम का दर्जा दिया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। बोर्ड ऑफ काउंसिल को भारत के सभी जगहों, स्थानों और विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारत में कानूनों का केंद्रीकरण किया गया। भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया और विधि आयोग का गठन करके एक विधि सदस्य बोर्ड ऑफ काउंसिल में शामिल किया गया, जिसमें पहला विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, और अंतिम प्रावधान इसका था गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंस अधिनियम आप लोगों का समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो कृपया करके इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने।